सभी का नमस्कार। नवनीत सामाजिक विज्ञान की कक्षा में आप सबका स्वागत है। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि राजतंत्र का उन्मूलन कैसे हुआ और गणतंत्र के शासन की स्थापना कैसे हुई। गणतांत्रिक शासन की स्थापना में जैकोबिन क्लब के जो लोग थे, जो गरीब वर्ग के लोग थे, उनके द्वारा किए गए आंदोलन और उनके द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन के कारण नए असेंबली का चुनाव हुआ और गणतंत्र की स्थापना हुई, जिसे जैकोबिन शासन भी कहते हैं। ठीक है, आज की कक्षा में हम आगे के बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। पहला हमारा बिंदु है रॉबेस्पियर का आतंक राज 1793 से 1794 तक। रॉबेस्पियर जो है, इसके शासन के अंदर जो कानून और नियम थे वह बड़े कठोर थे, बड़े सख्त थे। इसलिए लोग और इसके समर्थक दोनों इससे बहुत परेशान थे। इसलिए रॉबेस्पियर के शासन को आतंक राज कहा जाता है, जिसका समय 1793 से 1794 तक था। आइए हम देखते हैं रॉबेस्पियर के शासन को आतंक राज क्यों कहते हैं। पहला बिंदु है नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति बनाना। रॉबेस्पियर ने अपने शासन को चलाने के लिए नियंत्रण और दंड की सख्त नीति बनाई, जिसका मतलब है कि अगर व्यक्ति को, नागरिक को और अन्य संस्थाओं को अपने शासन के नियंत्रण में रखना है तो उसके लिए रॉबेस्पियर ने सख्त नियंत्रण की नीति अपनाई, नियम बनाए, जिसका पालन करना अनिवार्य था। अगर किसी व्यक्ति या संस्था के द्वारा नियमों और कानूनों का पालन नहीं होता था तो उसे दंड दिया जाता था और वो दंड सख्त होता था, यानी एक प्रकार से कठोर दंड दिया जाता था। इस प्रकार की रॉबेस्पियर की शासन की नीति थी, इसलिए इसे कहते हैं रॉबेस्पियर का आतंक राज। दूसरा बिंदु है गणतंत्र के शत्रु। गणतंत्र शासन यानी लोकतांत्रिक शासन के जो शत्रु हैं वो किसे माना जाता है? कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग, राजनीतिक दल के सदस्य जो गणतंत्र को सही नहीं मानते थे और राजतंत्र को सही मानते थे, इन सभी लोगों को गणतंत्र का शत्रु माना जाता है। इस कारण से रॉबेस्पियर के शासन में जो कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग और राजनीतिक दल के सदस्य गणतांत्रिक शासन का विरोध करते थे, उन लोगों को रॉबेस्पियर के शासन में गिरफ्तार किया गया और उन्हें जेल में डाला गया और जेल में डालकर उन्हें कठोर दंड दिया गया। इसलिए हम ये कह सकते हैं रॉबेस्पियर का शासन आतंक राज था, कठोर शासन था। तीसरा बिंदु है दोषी व्यक्ति। जो व्यक्ति दोषी होता था, अपराधी होता था और जब वो अपराध करता था तो उस व्यक्ति के विरुद्ध में न्यायालय में मुकदमा चलाया जाता था। मुकदमा जब चलता था और उस व्यक्ति पर अगर दोष साबित हो जाता था तो उस व्यक्ति को मृत्युदंड दिया जाता था। अगर उसका अपराध बड़ा है तो उसे मृत्युदंड दिया जाता था और मृत्युदंड देने के लिए एक मशीन थी जिसको कहते थे गिलोटिन। ये जो गिलोटिन मशीन थी, इसका आविष्कार डॉक्टर गिलोटिन ने किया था। डॉक्टर गिलोटिन के आविष्कार के कारण इस मशीन का नाम गिलोटिन रखा गया। ये मशीन जो है दो खंभों की हुआ करती थी, जिसके बीच में पुरुष के सिर को रखा जाता था और दो खंभों के ऊपर बहुत बड़ी तलवार को बांधा जाता था और वो तेज धार वाली तलवार उस व्यक्ति के गर्दन पर गिराई जाती थी और उसकी गर्दन को काटा जाता था। इस प्रकार भयानक तरीके से व्यक्ति को यानी अपराधी को मृत्युदंड दिया जाता था। यह था रॉबेस्पियर का आतंक। चौथा इसका बिंदु है रॉबेस्पियर का जो कानून था उसके अंदर और कौन कौन सी बातें थी? मजदूरी व कीमतें तय करना। रॉबेस्पियर ने अपने कानून के तहत जो लोग मजदूरी करते थे उनकी मजदूरी जो है वो निश्चित थी, न तो इससे कम और न इससे ज्यादा मजदूरी कोई दे सकता था। मजदूरी को निश्चित किया हुआ था।
जो वस्तुओं की जो कीमतें हैं वो शासन के द्वारा, सरकार के द्वारा निश्चित थी और उस तय की हुई कीमत के आधार पर ही वस्तुओं को बेचा जाता था। दूसरा है कि गोश्त यानी मांस, गोश्त और पाव रोटी यानी हमने पढ़ा था पिछली कक्षाओं में गरीबों की रोटी, ऐसा खाद्य पदार्थ जो मैदे व आटे से बनाया जाता था। ठीक है, तो गोश्त व पाव रोटी की राशनिंग की गई। राशनिंग का मतलब है कि सरकार द्वारा तय कीमत पर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से उसे गरीबों को बेचा जाता था, गोश्त व पाव रोटी को, उसकी राशनिंग की गई। ठीक है ना। और किसानों का अनाज, जो किसान अनाज पैदा करते थे उन अनाजों को सरकार के द्वारा तय कीमत पर बेचा जाता था। सरकार के द्वारा तय कीमत पर अगर किसान अनाज नहीं बेचते थे तो उन्हें दंड दिया जाता था। इस प्रकार रॉबेस्पियर का कानून मजदूरों के लिए वस्तुओं की कीमतों को तय करता था और गोश्त और पाव रोटी की राशनिंग की गई और किसानों के अनाज की कीमत को तय किया गया, बहुत ही सख्ती के साथ। इसके बाद हमारा बिंदु आता है समता रोटी। समता रोटी क्या थी? साबुत गेहूं से बनी समता रोटी, यानी साबुत गेहूं के पूरे दाने से बनी हुई रोटी, उसके आटे से बनी हुई जो रोटी थी, जो फ्रांस के अंदर एक प्रकार से बराबरी का प्रतीक मानी जाती थी, समानता का प्रतीक मानी जाती थी। ऐसे साबुत गेहूं से बनी समता रोटी सभी लोगों के लिए अनिवार्य थी और यह एक प्रकार की समानता को स्थापित करने के लिए रॉबेस्पियर ने समता रोटी के नियम को लागू किया। इसके बाद अंतिम बिंदु है रॉबेस्पियर की नीति जो थी। नीति से तात्पर्य है रॉबेस्पियर की शासन की, कानून की जो कठोर नीति थी, जो उसके समर्थक थे और जो लोग थे, नागरिक थे, वो उससे काफी परेशान थे रॉबेस्पियर की नीति के कारण। जुलाई 1794 का समय आया, न्यायालय के द्वारा रॉबेस्पियर को दोषी माना गया। रॉबेस्पियर ने लोगों को परेशान कर रखा था, जो उसके समर्थक थे वो भी उससे नाराज थे, क्योंकि रॉबेस्पियर ने एक प्रकार से कठोर नीति को अपनाया था जिससे सब परेशान थे। इसलिए लोगों ने उसका विरोध किया और न्यायालय के द्वारा उसे दोषी माना गया और रॉबेस्पियर को भी मृत्युदंड दी गई और जो रॉबेस्पियर था उसको भी गिलोटिन मशीन पर चढ़ाकर उसे मृत्युदंड दिया गया। इस प्रकार रॉबेस्पियर का आतंकराज समाप्त हुआ। यह था रॉबेस्पियर का आतंकराज। इसके बाद हम देखते हैं हमारा दूसरा बिंदु है डायरेक्टरी शासित फ्रांस। डायरेक्टरी शासन क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले है जैकोबी शासन का जब अंत हुआ। मैंने आपको बताया था कि पिछली कक्षा में हमने जैकोबिन शासन के बारे में पढ़ा था, यानी जैकोबिन क्लब के बारे में पढ़ा था और उस क्लब के लोगों ने नए शासन की स्थापना की थी, गणतांत्रिक शासन की स्थापना की थी। लेकिन जब, कहने का मतलब है कि जब वहां पर जैकोबिन शासन का अंत हुआ तो उसके अंत के बाद में डायरेक्टरी शासन आया। सत्ता मध्य वर्ग का संपन्न वर्ग के पास में जाना, यानी जो सत्ता थी वो जैकोबिन शासन के अंत के बाद में मध्य वर्ग के पास में चली गई और मध्य वर्ग के अंदर भी जो संपन्न वर्ग था वो सत्ता के ऊपर नियंत्रित हो गए, यानी सत्ता उनके पास में चली गई। दूसरा बिंदु है नया संविधान। जब मध्य वर्ग के पास में सत्ता चली गई तो उन्होंने नया संविधान बनाया। नए संविधान के अनुसार संपत्तिहीन, यानी जिन गरीब लोगों के पास में संपत्ति नहीं है उस वर्ग को मतदान के अधिकार से वंचित रखा गया, यानी उन्हें मतदान का अधिकार नहीं है, वो अधिकार छीन लिया गया। आगे का बिंदु है कि संविधान में 2 विधान परिषदों का प्रावधान रखा गया, यानी जो डायरेक्टरी शासन था उसके तहत संविधान के अनुसार दो प्रकार की विधान परिषद होगी, ऐसा प्रावधान रखा गया। और विधान परिषद के अंतर्गत 5 सदस्यों की कार्यपालिका नियुक्त की गई, यानी ऐसी कार्यपालिका बनाई, ऐसी सरकार में काम करने वाले लोगों की कार्यपालिका बनाई जिसमें 5 सदस्य होंगे।
ठीक है। जैकोबिन शासन के समय कार्यपालिका में एक सदस्य था और यहाँ पे डायरेक्टरी का जो शासन है उसमें कार्यपालिका में 5 सदस्यों को नियुक्त किया गया। ये 5 सदस्यों की कार्यपालिका को हम क्या कहते हैं? डायरेक्टरी कहते हैं, ठीक है ना। 5 सदस्यों की कार्यपालिका को डायरेक्टरी कहा जाता है, इसलिए इसको हम कहते हैं डायरेक्टरी शासन। चौथा है कि डायरेक्टरों यानी जो एक प्रकार से डायरेक्टरी बनाई गई थी, जो उसके सदस्य थे, उन सदस्यों में आपस में झगड़ा हुआ करता था, उनके आपस में बनती नहीं थी, आपस में मतभेद हुआ करता था और निर्णय नहीं ले पाते थे। झगड़े के कारण विधान परिषद ने उन्हें कई बार चेतावनी भी दी, उनके ऊपर कार्रवाई भी की और विधान परिषद के द्वारा इन सदस्यों को हटाने का प्रयास भी किया गया, जिसका शासन के ऊपर जो सदस्य थे उनके झगड़े का बुरा प्रभाव पड़ा। यहां पे हम देखेंगे अगला बिंदु कि डायरेक्टरी की अस्थिरता, यानी जो डायरेक्टरी शासन था वो कैसा हो गया था? अस्थिर हो गया था, क्योंकि उसके सदस्यों के बीच में हमेशा झगड़ा हुआ करता था, उनके आपस में बनती नहीं थी। सैनिक तानाशाह, डायरेक्टरी शासन की अस्थिरता के कारण, झगड़े के कारण एक नए सैनिक तानाशाह का जन्म हुआ और वो सैनिक तानाशाह कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट, जो फ्रांस के इतिहास में प्रसिद्ध हो गया। और नेपोलियन ने फ्रांस के ऊपर एक नए प्रकार के तानाशाही शासन की स्थापना की और इसका कारण किसे माना जाता है? डायरेक्टरी शासन की अस्थिरता को। इस प्रकार हम देखते हैं कि डायरेक्टरी शासन जो था उसका स्वरूप कैसा था, यानी ये जो डायरेक्टरी शासन बनाया गया था इसका स्वरूप कैसा बनाया गया था? तो इसका स्वरूप था नागरिकों को स्वतंत्रता, विधि सम्मत यानी कानून के अनुसार समानता प्रदान करना, बंधुत्व की स्थापना करना, भाईचारे की स्थापना करना, ऐसे जो है इसके आदर्श थे। किसके? डायरेक्टरी शासन के। लेकिन डायरेक्टरी शासन का अंत हुआ और नेपोलियन बोनापार्ट के तानाशाही शासन की शुरुआत हुई। तो ये था हमारी आज की कक्षा का वीडियो। धन्यवाद।